मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले 1 मिनट जरा ये चीज सोचो। आपके हाथ में पहनी हुई घड़ी, आप जिस डिवाइस पे ये वीडियो देख रहे हो वो स्क्रीन, आपके बदन पे लगा हुआ कपड़ा और अपने आसपास में नजर घुमाओ, ये सब चीजें प्रोडक्ट हैं ग्लोबल फ्री ट्रेड का। अब ग्लोबल फ्री ट्रेड को शुरुआत से ही बहुत अच्छी चीज माना जाता था और ये स्टार्ट हुआ था बार्टर सिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी जो कि गेहूं ज्यादा अच्छे से उगा पाती है, वो एक्सचेंज करती थी अपने गेहूं एक ऐसी कम्युनिटी के साथ में जो शायद टेक्सटाइल ज्यादा अच्छा बनाती है, और इस तरीके से दोनों कम्युनिटीज का बहुत ज्यादा फायदा होता था। शायद इतना फायदा वो अकेले रहकर नहीं कर पाते, और यहीं से जन्म होता है दोस्तों ग्लोबल फ्री ट्रेड का। मगर अगर हम देखें वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की सिचुएशन, मगर यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम तो ट्रम्प के टैरिफ और सोलर इंडस्ट्री और मैं एज अ सोलर कस्टमर पे क्या इंपैक्ट आने वाला है उसका डिस्कशन करने वाला था। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, हम उस चीज पर भी जाएंगे, मगर उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं जिनको अगर मैंने क्लियर नहीं कराना तो पूरी वीडियो बहुत बोरिंग और बहुत बकवास हो जाएगी। तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का जो समय था वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड ग्लोबल ट्रेड का समय था। एक देश को दूसरे देश पे भरोसा नहीं था और कोई एक सिंगल करेंसी नहीं थी जिसमें ट्रेडिंग हो सके, और उसी के साथ साथ हर देश जिस इंडस्ट्री में वो अच्छा था उस इंडस्ट्री को अपनी कंट्रीज की बाउंड्री में ही रखना चाहता था। मगर जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है और वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है तो ज्यादातर देश बर्बाद हो चुके थे, और वहां पे एक सुपर पावर निकल के आता है जो कि होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसका ग्लोबल प्रेजेंस उसको हेल्प करता है एक वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक नया रूल बुक लिखने में। अब जब यूएसए एक सुपर पावर इमर्ज होता है तो सबसे पहले वो ग्लोबल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर को करेंसी बनाता है, और उसी के साथ साथ वो एनकरेज करता है कि ग्लोबल ट्रेड ज्यादा से ज्यादा लेवल पर होना चाहिए। और इस चीज को अपॉर्चुनिटी समझ के यूएसए के अंदर जो कंपनीज अपनी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा चुकी थी और जो कि एक्सपेंसिव गुड्स बना रही थी, वो लोग अपनी फैक्ट्रीज को उठा के ले जाते हैं अलग अलग देशों में। और इसी चीज का, इसी समय का मौका देखते हुए चाइना भी इस ग्लोबल ट्रेड का एक पार्ट बन जाता है, और वो एक अपने छोटे से मछुआरों का जो गांव हुआ करता था शेंजन, उसके दरवाजे खोल देता है। तो जो कंपनीज यूएसए में अपना माल बना रही थी, ग्लोबल फ्री ट्रेड के आते ही वो लोग वहां से उठ के चाइना में अपनी फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देती हैं। और ये है उस आज के शेंजन की तस्वीर जो कभी एक मछुआरों का छोटा सा गांव हुआ करता था। और ओबामा के समय तक यूएसए फ्री ट्रेड को हमेशा एनकरेज करता रहा, मगर अब समय बदलने वाला था। अब समय आ गया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट टेन्योर में ही बहुत हाई टैरिफ्स अलग अलग कंट्रीज पर लगाए जाने लगे। मगर एक समय जहां ग्लोबल ट्रेड को बहुत अच्छा माना जाता था, और यह माना जाता था कि जब एक नेशन की डिपेंडेंसी दूसरे नेशन पर होगी और म्यूचुअल बेनिफिट से दो नेशंस आगे बढ़ेंगे, तो जो वॉर का सिनेरियो क्रिएट होता है वो शायद कभी होगा ही नहीं। और इस चीज का सबसे बड़ा झंडा लहराया था यूएसए ने। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ग्लोबल फ्री ट्रेड जिसको कि वॉर को अवॉइड करने का एक सॉल्यूशन माना जा रहा था, वो अब एक थ्रेट बन गया। और ये थ्रेट केवल यूएसए के लिए ही नहीं बना, इंडिया भी अपनी फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को अपनी टेरिटरी में ही रखना चाहता है, और वहीं साउथ कोरिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को अपनी कंट्री में रखना चाहता है। और इस रेस में ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी इंसेंटिवाइज कर रहा है माइनिंग कंपनीज को कि वो अपना बेस आए और ऑस्ट्रेलिया में बनाए। तो अब आखिर ये चेंज क्या हुआ? तो चेंज हुआ दोस्तों 4 पैरामीटर्स पर। सबसे पहला है कि जब ग्लोबल फ्री ट्रेड होता है, और यूएसए के केस में हमने देखा कि कंपनीज यूएसए से निकल के चाइना जा रही हैं, तो खाली कंपनीज ही नहीं जा रही हैं, वहां के यूएसए के लोकल लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत हाई स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। इसके बाद में आता है दूसरा रीजन, जो था कोविड का समय। कोविड का समय हर देश के लिए एक आई ओपनर था। जब सारी की सारी सप्लाई चेन टूट गई, तबाह हो गई, तब नेशंस को पता लगा कि भैया
अपने देश में कोई चीज बनाना कितना फायदे का सौदा होता है। और आने वाले समय पे अगर इस तरीके की अकरेंसेस बढ़ गई तो हम सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और उसके बाद में आता है ट्रेड डेफिसिट, कि हम इंपोर्ट तो किसी देश से ज्यादा कर रहे हैं मगर हम उस देश को एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट और हमारे इकोनॉमिक्स खराब हो रहे हैं। और इसके बाद में चौथा और सबसे बड़ा रीजन आता है जियोपॉलिटिकल रीजन। यूएसए ने ग्लोबल ट्रेड को एक ग्लोबल फ्री ट्रेड बना के चाइना की बहुत मदद की और इसी वजह से चाइना एक बहुत बड़ी मिलिट्री सुपर पावर भी बन गया। मगर ये थ्रेट अब यूएसए को हो गया कि मेरे से भी बड़ी सुपर पावर कहीं चाइना ना बन जाए, और वो भी मेरे ही कमाए हुए पैसे से। अब जब आप वीडियो में यहां तक आए हो, पूरे के पूरे ग्लोबल फ्री ट्रेड के डायनेमिक्स को समझ के अब बात करते हैं कि यार आखिर सोलर इंडस्ट्री पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखो, इन टैरिफ से पहले इंडिया ने जब पुश दिया डीसीआर मॉड्यूल्स को, मतलब वो सोलर पैनल्स जो इंडिया में बने हुए हैं, तो यूएसए उन सोलर पैनल्स का एक मेजर इंपोर्टर बन गया। तो अगर बात करी जाए साल 21-22 की, तो यहां पे इंडिया ने एक्सपोर्ट करे $83 मिलियन के सोलर पैनल यूएसए को। मगर यहां पे जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा जल्दी हुई है और 2023-24 में ये नंबर बढ़ गया है $1.96 बिलियन। हमने इस चीज पे एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि किस तरीके से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इंडिया की होम ग्रोन डिमांड पे कम। अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में आ रहा होगा, बट हम ये वाली वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। यूएसए ने इंडिया से बहुत सारे सोलर पैनल्स इंपोर्ट कराए, ये चीज तो हमें समझ में आती है, मगर इंडिया स्टिल टॉप एक्सपोर्टर्स में नहीं पहुंचा यूएसए के लिए। टॉप एक्सपोर्टर्स में कौन सी कंट्रीज थी? वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया। अब यूएसए ने जब चाइना पे हैवी टैरिफ्स लगाना चालू करा ट्रंप के पहले एडमिनिस्ट्रेशन से, उस समय से ही चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स ने अपना बेस उठा के वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सब जगहों पे बनाना चालू कर दिया। तो टेक्निकली अगर मैं चाइना से इंपोर्ट कराऊंगा सोलर पैनल यूएसए में तो बहुत हाई टैरिफ देना होगा, और वहीं अगर ये सोलर पैनल मैं वियतनाम से कराऊंगा तो नेग्लिजिबल टैरिफ्स पे मुझे यूएसए में चाइना का ही बना हुआ सोलर पैनल मिल जाएगा। मगर फिर इन सभी कंट्रीज पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई एंटी डंपिंग एक्ट को लेकर, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पाए जाते हैं तो 50 से 250% तक का टैरिफ इन कंट्रीज पे इंपोज किया जाएगा। और इसी चीज को देखते हुए ये वाली कंट्रीज के जो मैन्युफैक्चरर्स और सप्लाई चेन थी वो शिफ्ट हो जाती है इंडोनेशिया और लाओस पे। अब यहां पे डिफरेंस क्या आता है कि जो ट्रंप के नए टैरिफ रूल्स हैं वो इंडोनेशिया और लाओस पर भी लागू होते हैं। लाओस पर जैसे कि ट्रंप के नए टैरिफ रूल्स में 48% टैरिफ लगेगा और इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगेगा। तो इस चीज को आसान भाषा में समझने के लिए ट्रंप सरकार ने चाइना से किसी भी तरीके के सोलर पैनल्स का इंपोर्ट यूएसए में बंद कर दिया है। अब एक रास्ता नहीं खुला हुआ, अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मगर यहां पे एक अच्छी खबर आती है इंडियन सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इंडिया पर भी एक हाई टैरिफ लगा है, मगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और सोलर इंडस्ट्री को उस टैरिफ से बाहर रखा गया है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अब यूएसए में इंडियन मेड सोलर पैनल्स की डिमांड बहुत हाई लेवल पर सर्ज करने वाली है। सबसे पहली चीज तो चाइना का इंपोर्ट बंद हो गया यूएसए में। अब केवल इंडिया एक अकेला इंपोर्टर बचता है जो कि यूएसए को अच्छी क्वालिटी के पैनल्स सप्लाई कर सकता है। मगर यहाँ पे एक चीज और समझने वाली भी है कि चाइना के सारे रास्ते बंद करने पर चाइना रिटेलिएट नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। चाइना ने भी यूएसए के गुड्स पर 84% का टैरिफ लगा दिया, और जिस पर ट्रंप सरकार ने, जो कि ऑलरेडी 54% का टैरिफ चाइना के गुड्स पर लगा चुकी थी, उन्होंने एक और टैरिफ लगा दिया 50% का। और इस एडिशनल 50% के टैरिफ की वजह से चाइनीज गुड्स पर यूएसए में इंपोर्ट पर टोटल टैरिफ हो गया 104%। अगर इस सिचुएशन को क्लोजली एग्जामिन करोगे तो ये सिचुएशन आपको, अगर आपने पढ़ा है वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, तो आपको याद दिलाएगी वही सिनेरियोस क्रिएट होते जा रहे हैं ग्लोबल ट्रेड में जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हुए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, नेशंस टैरिफ्स बढ़ाते हैं, टैरिफ्स की वजह से इकोनॉमिक क्रंच और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वॉर होती है। मगर हम लाइन में उतना आगे नहीं जा रहे एंड हम चाहेंगे कि शायद ये सिचुएशन उतनी ज्यादा वर्स ना हो।
और सबसे बड़ी बात कि जब यूएसए चाइना पर 104% टैरिफ लगाएगा तो क्या चाइना शांत बैठेगा? हमारे को एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, चाइना के पास मियर मोनोपोली है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, और अगर वो उस पर रोक लगा दे तो काफी सारी चीजें जो यूएसए को अपना वॉरफेयर बनाने में चाहिए होती हैं, शायद वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती हैं। और ये चीज हम कोई आज नहीं देख रहे हैं, ये चीज हमने रशिया के टाइम पे भी देखी थी कि किस तरीके से नेचुरल गैस की पाइपलाइन को यूरोप में जाने से बंद कर दिया गया था, जो कि टेक्निकली वहां पे घरों को गर्म रखने में इस्तेमाल होती है। तो ये चीज अगर आगे चल के आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मगर दोस्तों, यहाँ पे जो ये पूरा ग्लोबल सिनेरियो बन गया है, जो जस्ट अभी मैंने आपको समझाया, इसकी वजह से इंडियन कंज्यूमर पे एक बुरा इफेक्ट पड़ने का चांस है। डीसीआर पैनल्स जो कि ऑलरेडी इंडिया में ही शॉर्टेज में थे, अब उनके प्राइस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल डिमांड सर्ज कर रही है। और जो मेजर इंपोर्टर हो जाएगा सोलर पैनल्स का, जो कि इंडिया में बने हुए हैं, वो होगा यूएसए। और इंडिया को केटर करनी होगी अपनी डोमेस्टिक डिमांड प्लस जो हमारे पास एक्सेस डिमांड आ रही है एक्सपोर्ट्स की। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए हो सकता है इंडियन कंज्यूमर को डीसीआर मॉड्यूल्स के आने वाले भविष्य में ज्यादा पैसे देने पड़े। तो अब हम लोग एक चीज तो समझ चुके हैं कि सोलर एनर्जी का भविष्य कहीं ना कहीं अब इस ग्लोबल ट्रेड वॉर से जुड़ चुका है। और ये ट्रेड वॉर अब केवल अमेरिका और चाइना तक सीमित नहीं है, इंडिया, लाओस, इंडोनेशिया, ये सब देश भी इस ट्रेड वॉर में कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं। अब एक सवाल मेरा आप सब लोगों से है, क्या इंडिया इस ग्लोबल ट्रेड वॉर को एक अपॉर्चुनिटी बना के यूज कर सकता है, या फिर यह शुरुआत है एक और इकोनॉमिक क्राइसिस की? ल्यूमन सिटी में हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।